नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उस क्वेश्चन में इससे पहले मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट 1 डाल दिया था और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का 700 क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी में डिस्कस हो जाएगा। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही हमारा इंडियन पॉलिटी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उस सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत से, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए और उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रही है। तो पहला ऑप्शन है इसका कि इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको डिसॉल्व कभी भी नहीं होता है, वो राज्यसभा की तरह ही परमानेंट रहता है। दूसरा है कैन बी एबोलिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो वो पार्लियामेंट को लिख सकता है कि हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अब ज़रूरत नहीं है और इसको डिसॉल्व जो है वो किया जाए। तो इस माध्यम से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है अबॉलिश किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हो गए। ऑप्शन 3 कहता है कि कैन बी एबोलिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द गवर्नर्स रिकमेंडेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये जो है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल पास होता है और जब वो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट जब उसे अप्रूव कर देगी तभी जाके ये एबोलिश होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूल रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का दो रोल होता है, उससे आप क्या समझते हैं। तो एक तो गवर्नर जो होता है वो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, और दूसरा होता है वो एजेंट ऑफ सेंटर भी काम करता है। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वैसे ही स्टेट में गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। और वो एजेंट ऑफ सेंटर भी होता है, यानी कि जो भी अगर स्टेट में कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको तुरंत ही उसकी खबर जो है वो सेंटर को देता है। तो गवर्नर का दोनों रूल क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर एंड एजेंट ऑफ द सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय, जो स्टेट का कंटीजेंसी फंड होता है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ सेंटर किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और स्टेट का किसके द्वारा किया जाता है, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट्स इन इंडिया कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट, जो इंडिया में जितने भी राज्य हैं वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं, मार्केट से उधार ले सकते हैं। वो कब ले सकते हैं, तो ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर, उन्हें सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी तभी जाके वो मार्केट से उधार ले सकते हैं। अगर सेंटर उन्हें कंसेंट नहीं देता है अगर बोरोइंग के लिए तो वो मार्केट से बोरो नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ही एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस, तो अगर एक स्टेट का गवर्नर है और उसे अगर उसी के बगल में कोई यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेटर उसे बना दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, तो वो उस यूनियन टेरिटरी में इंडिपेंडेंटली अपना फैसला ले सकता है। यानी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिस स्टेट में वो गवर्नर है उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उसे कोई लेना देना नहीं है। उस यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, वो उसे इंडिपेंडेंटली ले सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट्स इन एड गिवन टू द स्टेट्स आर मींट, जो ग्रांट इन एड जो स्टेट को दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं टू कवर गैप ऑन रेवेन्यू अकाउंट सो दैट स्टेट्स कैन अंडरटेक बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। यानी कि जो रेवेन्यू जो गैप जो हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू डेफिसिट में, उस डेफिसिट को कम करने के लिए जो है ग्रांट इन एड दिया जाता है। और इसलिए भी दिया जाता है ताकि जो भी एक्टिविटीज़ है स्टेट्स की जो बेनिफिशियल हो पब्लिक के लिए, उन एक्टिविटीज़ को बंद नहीं किया जाए, उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबरशिप होता है वो 60 से लेकर 500 के बीच में होता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनके पास जिनमें ये रूल जो है वो एक्सेप्शन में है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है जानबूझ के इस बार डाला है। तो इसका हो जाएगा पुदुचेरी, मिजोरम एंड गोवा। इन तीनों स्टेट में 60 से कम MLAs हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट की संख्या है वो 60 से कम है, पुदुचेरी में, मिजोरम में और गोवा में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद प्रायर कंसेंट ऑफ, जैसे मनी बिल यूनियन पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे पहले प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी होती है, वैसे ही मनी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसमें गवर्नर की ज़रूरत जरूरी है, यानी कि प्रायर कंसेंट ऑफ गवर्नर इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन ऑफ द स्टेट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी फंक्शन को स्टेट को असाइन कर सकती है, कब? जब स्टेट की सहमति हो, यानी कि विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट अगर सहमत हो उस बात से कि कोई फंक्शन मुझे असाइन कर दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस फंक्शन को स्टेट गवर्नमेंट को असाइन कर सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है किस किस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? तो वो करता है प्रेसिडेंट के, राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन में और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के मेंबर में वो पार्टिसिपेट करता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और एमएलएज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्शन में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल अपॉइंटिंग अ गवर्नर द प्रेसिडेंट जनरली कंसल्ट्स द चीफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर जो अपॉइंट होता है किसी स्टेट का, उसमें प्रेसिडेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। लेकिन क्या वो एडवाइस जरूरी है? वो एडवाइस जरूरी नहीं है, यह केवल एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन है कि जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट जो है चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, यह सिर्फ एक कन्वेंशन है, यह कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर मना भी कर देता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए तब भी प्रेसिडेंट पर वो बाइंडिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन है वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के बीच से वो मेंबर होता है और उन्हीं के द्वारा इलेक्ट भी किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट इंक्लूड, जो स्टेट लेजिस्लेचर पे जो लिमिटेशंस होती है वो कौन कौन सी लिमिटेशन होती है, कौन सा वो स्टेटमेंट है जो उस लिमिटेशन के अंदर नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी वो लॉ बना सकती है। दूसरा कहता है कि पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इफ राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर देती है कि इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना मैंडेटरी हो गया है स्टेट लिस्ट में, तो ही पार्लियामेंट जो है उस पर लॉ बना सकती है। तीसरा कहता है कि गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ये गलत है। ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ऐसे नहीं होता है कि किसी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व किया जाए अनटिल और अनलेस काउंसिल चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मेजोरिटी में रहते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। अगर गवर्नर को यह लगता है कि कोई भी पावर अगर कोई भी लॉ अगर नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में या फिर हाईकोर्ट के पावर को रिड्यूस करता है तो गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखता है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्सरसाइज डिस्क्रेशनरी पावर, यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर गवर्नर कब कब इस्तेमाल करता है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं ले आती है किसी भी इलेक्शन में, यानी कि हंग असेंबली अगर हो जाता है तो उस समय गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करता है और उसे जो पार्टी लगता है कि ये पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है उस पार्टी को वो पहले बुलाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मिनिस्ट्री को डिसमिस कर देता है अगर उसे लगता है कि अगर कोई भी पार्टी जो है जो गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी का सपोर्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर में अपना खो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, ये गलत है। सैलरी अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बढ़ाया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स
ऑफ टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल कर जाती है तो वो प्रेसिडेंट को वो उसके विषय में रिपोर्ट देता है कि स्टेट में जो है जो काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 भी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला कहता है इसमें कि इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बट इज नॉट लेस देन 40। देखिए सबसे पहला बात है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अगर 300 अगर स्टेट असेंबली में मेंबर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 बाय लोकल बॉडीज, 1/12 बाय टीचर्स, 1/12 बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि 1/3 मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज़ के द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, 1/12 यूनिवर्सिटी के द्वारा और 1/6 जो है वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर ऑप्शन है इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा की तरह ये भी डिसॉल्व नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर। ये गलत है, एवरी 2 ईयर। एवरी 2 ईयर जो 1/3 मेंबर जो है वो इसके राज्यसभा की तरह ही रिटायर करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 450 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ये गलत है। 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अ पर्सन shall not be qualified to be chosen to fill a seat in legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of age। ये बिल्कुल करेक्ट है कि एमएलए और एमपी बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर दैन 25 और इक्विवेलेंट टू 25। 25 से अगर एज कम है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप नहीं बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ। कौन कौन सा ऐसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है? तो वो है पंजाब, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। 3 स्टेट आपको याद रखना है कि पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एसटीज के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कौन काम करता है? तो वो करता है गवर्नर। आपको याद रखना है स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कौन काम करता है? तो वो करता है गवर्नर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट में अभी बाइकैमरल लेजिस्लेचर अभी है? तो अभी एक इसमें है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में अभी फिलहाल है। यानी कि 6 स्टेट में अभी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन दिए गए स्टेट्स में ऐसे कौन सा स्टेट है जिसमें प्रीवियसली जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल था लेकिन उसे अबॉलिश कर दिया गया? तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था लेकिन तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास करवा के लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। वो किस स्टेट में? तो वो है नागालैंड। नागालैंड में गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 371A स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए कहता है कि इन इंडिया ओनली द प्रेसिडेंट but not the governor of the state has the power to pardon, commute or suspend the sentence of any person convicted of any offense। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया में केवल प्रेसिडेंट के पास ही यह पावर है कि वो किसी को पार्डन दे सके या उसका डेथ या उसको सेंटेंस को कम्यूट कर सके या फिर सेंटेंस को सस्पेंड कर सके। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। ये पावर जो है ये गवर्नर के पास भी ये पावर होता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाला जो लेक्चर जो है उसमें ये चीज़ पढ़ा था। दूसरा कहता है कि इन इंडिया
दो द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स ही एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंटर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नॉर्मल टाइम में गवर्नर जो है वो तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड काम करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो प्रेसिडेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाते हैं, और वो जो गवर्नर है वो सेंटर ऑफ स्टेट काम एजेंट ऑफ सेंटर काम करने लगता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट में, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास क्या क्या पावर है अंडर आर्टिकल 200। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन कहता है विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए हुए बिल को विदहोल्ड कर सकता है, उसे रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और उस बिल को वो रिटर्न भी कर सकता है अगर वो बिल मनी बिल नहीं हुआ तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 बोथ, या वो विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और रिजर्व भी कर सकता है बिल को। आपको तीनों चीज़ याद रखना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इनेक्टमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या करता है, तो वो जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 4 मंथ्स के लिए उस लॉ को डिले कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मैक्स टू मैक्स जो है 4 मंथ्स के लिए उस बिल को डिले कर सकता है जब भी कोई ऑर्डिनरी लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गवर्नर जो है इन चारों में से किसी अपॉइंट नहीं करता है, तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट नहीं करता है। जज ऑफ हाई कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जज जो है हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं। बाकी चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करता है, चेयरमैन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की उसको गवर्नर करता है, और एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट आउट द पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अवेलेबल टू द गवर्नर। कौन सा ऐसा पावर है जो प्रेसिडेंट के द्वारा तो एंजॉय किया जाता है लेकिन गवर्नर के द्वारा एंजॉय नहीं किया जाता है। तो पहला नंबर डिप्लोमेटिक पावर्स, ये गवर्नर के पास नहीं होता है। डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, वो गवर्नर के पास नहीं होता है। वीटो पावर ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, ये गवर्नर के पास ये पावर होता है क्योंकि वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है, विडहेल भी कर सकता है और रिजर्व भी कर सकता है। और चौथा मिलिट्री पावर्स भी नहीं होता है क्योंकि मिलिट्री का हेड कौन सा होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय। जो ऑर्डिनेंस जो गवर्नर इशू करता है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाना होता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव करना उसका मैंडेटरी होता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करना जरूरी होता है, वैसे ही अगर गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रांटिंग एड आर प्रोवाइडेड एवरी ईयर टू सच स्टेट्स एज दे आर नीड ऑफ असिस्टेंस एज डिटरमिन्ड बाय द, यानी कि किसके द्वारा यह डिटरमिन किया जाता है कि इस स्टेट को ग्रांटिंग एड देना है या नहीं देना है, ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। यानी कि फाइनेंस कमीशन ये सेंटर को बताती है कि इस स्टेट को ग्रांटिंग एड हर साल कितना कितना देना है या फिर नहीं देना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंस कमीशन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कुल मिला के हम लोगों ने 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी डिस्कस कर लिए हैं। और तो ये हमारा पॉलिटिकल 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।